अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आज एक मरतबा फिर उस्मानिया पैरामेडिक्स के चैनल से एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ। जिससे हमने एक वीडियो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर पर अपलोड की थी, इसी तरीके से रिक्वेस्ट पर आज एक और वीडियो हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के गिर जाने पर हम अपलोड कर रहे हैं। लिहाजा आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाइपोटेंशन है। नाज़रीन, ये याद रखें कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, शुगर का हाई हो जाना नॉर्मल से, बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, ये एक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिसमें अगर मरीज़ को फौरी तौर पर रिलीफ ना दिया जाए, ट्रीटमेंट ना की जाए तो मरीज़ का नुकसान हो सकता है और यहाँ तक कि मरीज़ की डेथ भी वाक़या हो सकती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो चाहे वो शुगर है या ब्लड प्रेशर है या बॉडी टेम्परेचर है, ये नॉर्मल से हाई होने की हमने बात की है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर नॉर्मल से गिर जाएं, लो हो जाएं, तो ये भी इंतहाई एक्यूट कंडीशन है और इसमें भी मरीज़ की डेथ वाक़या हो सकती है। मिसाल के तौर पर बॉडी टेम्परेचर अगर 96 से नीचे गिर जाए डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो आप देखें कि फिर खुदा न खास्ता डेथ वाक़या हो सकती है। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता शुगर इंतहाई कम हो जाए, 50-40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आ जाए, तो ये मरीज़ के लिए एक इंतहाई एक्यूट कंडीशन बना सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से गिर जाए तो इतनी एक्यूट कंडीशन बन सकती है कि इवन मरीज़ शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। तो लिहाजा हाइपोटेंशन जो है यानी लो ब्लड प्रेशर, इसको एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन के तौर पर हमेशा लेंगे जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है। हाइपोटेंशन होता क्या है? ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। नॉर्मल बीपी हमने लास्ट टाइम भी अपने हाइपरटेंशन के लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉर्मली एक किताबी लिहाज से लें तो एक नॉर्मल जवान शख्स में 120/80 इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है और 150/90 से हाई हो जाए तो हम इसको हाइपरटेंशन में लेते हैं। और इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से गिर जाए यानी 100/70 से नीचे हो जाए तो हम इसको हाइपोटेंशन में लेते हैं। यानी 100/70 से अगर ब्लड प्रेशर नीचे होगा तो उसकी हाइपोटेंशन की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब इसकी काजेज़ क्या होती हैं या एटियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, क्यों ब्लड प्रेशर लो होता है, तो बहुत सारी काजेज़ हैं जिनमें से कुछ अहम और कॉमन काजेज़ हमने ये लिख दी। मिसाल के तौर पर जनरलाइज वीकनेस, कोई शख्स कमज़ोरी महसूस करे, आमतौर पर कमज़ोर हो, एंड लो मिनरल सॉल्ट्स इन द बॉडी यानी जिस्म में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम इस किस्म के जो नमकियात हैं वो ब्लड में कम हो तो उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया, खाली सोडियम अगर ब्लड में कम हो तो उससे भी जो है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्योंकि सोडियम हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर की मिकदार को कायम रखता है। सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर हाई कर देता है और कम इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इसी तरीके से हाइपोवोलेमिया यानी कि जिस्म में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो। एक नॉर्मल जिस्म में ब्लड की नॉर्मल मिकदार 5.5 लीटर होती है, अगर इससे कम हो जाए तो इसको फिर हम हाइपोवोलेमिया कहते हैं। या एनीमिया हो यानी कि हेमोग्लोबिन या आरबीसीज कम हो, ब्लड की कमी हो बॉडी में, तो इसको एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो रह सकता है और ऐसा ख़ुसूसन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है या जनरलाइज वीकनेस के मरीज़ों में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए बॉडी से यानी पाइल्स के पेशेंट हो या खुदा न खास्ता गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट हो या इसी तरीके से और कोई एक्यूट ट्रामा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उससे हाइपोटेंशन हो सकता है और यहाँ तक के मरीज़ की का बीपी लो होकर शॉक में जा सकता है मरीज़ और मरीज़ जो है वो मर भी सकता है।
इसी तरीके से कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, मसलन फियर एंड फ्राइड्स, डर और खौफ, या टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी न्यूरोसिस। ये ऐसी चीज़ें जिनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से जिस्म में ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। इसी तरीके से पोस्चरल फैक्टर, ज़्यादातर खड़े रहने से, ख़ुसूसन हमारे ये जो नए हाउस जॉब ऑफिसर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम होता है। मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, उनका काम करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं। तो अगर उनमें कोई वीक हो, उनमें कोई अगर मिसाल के तौर पर कमज़ोर हो, तो ऐसा शख्स जो है, ऐसा हाउस ऑफिसर, वो अमूमन खड़े से गिर जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सेरेब्रल इस्केमिया हो जाता है, दिमाग की तरफ खून कम जाता है और फिर वो गिर सकता है। और जब हम नोट करते हैं तो उसका बीपी लो होता है। इसी तरीके से फिर लो हाई डाइटिंग या स्टार्वेशन या लो इनटेक ऑफ मील, यानी कि अगर कोई शख्स डाइटिंग का शौकीन है, बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहा है, या स्टार्वेशन फाका कशी कर रहा है, या खाना कम खा रहा है, तो आखिर उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और इसी तरीके से क्रॉनिक डिजीज़, पुरानी बीमारियां, मिसाल के किसी को टीबी है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी, सी है, और कोई पुराना मर्ज़ है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। और एक और चीज़, लो कार्डियक आउटपुट, बाज़ लोगों का दिल की धड़कन कमज़ोर होती है, वो बहुत ज़्यादा इजैकुलेशन ऑफ ब्लड नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट स्लो होगी, तो पेरीफ्रीज में ब्लड कम जाता है, हाथ पैरों में ब्लड कम जाता है, और मरीज़ को फिर जो है चक्कर आते हैं और आखिरकार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसी तरीके से अगर साइलेंट सिम्टम्स देखेंगे तो बहुत आसान सी साइलेंट सिम्टम्स हैं। मिसाल के तौर पर मरीज़ को गिडीनेस होती है, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, मरीज़ नज़र जमा कर देख नहीं सकता, उसकी नज़र में धुंधलाहट पैदा हो जाती है, नाजिया होता है, दिल ख़राब होता है, कोल्ड फीलिंग होती है, सर्दी सी लगती है, कोल्ड एंड क्लेमी हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर पर हाथ लगाएंगे तो बहुत कोल्ड भी होंगे और नमदार भी होंगे। इसी तरीके से फटीग, मरीज़ थका थका महसूस करता है, शेलो ब्रीदिंग, मरीज़ को ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, सांस लेने में ज़रा उसे तकलीफ़ होती है, हाई थ्रस्ट, प्यास बार बार लगती है, पल्स लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, यूरिनरी आउटपुट लो हो जाती है, और इसी तरीके से मरीज़ सेमी कॉन्शियस या नींद बेहोश सा रहता है। और बाज़ औक़ात अगर बीपी बहुत गिर जाए नीचे तो शॉक की कंडीशन आ जाती है, जिसे सदमे की कैफियत कहते हैं। शॉक क्या है आप देखें, समझें। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रा कम हो जाए नॉर्मल से तो इट इज़ टर्म्ड एज हाइपोटेंशन। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अचानक गिर जाए, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज शॉक, यानी सडन फॉल ऑफ बीपी इज टर्म्ड एज शॉक। बाज़ औक़ात बीपी लो होता है, आदमी उसकी सही तवज्जो नहीं करता, ट्रीटमेंट नहीं करता, अचानक बीपी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, पता लगता है जी 70/40 हो गया है, 80/50 हो गया है, तो मरीज़ शॉक में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, और ये एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है। जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है तो अमूमन क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही काफ़ी रहता है। डायग्नोसिस में हम मरीज़ का एनीमिया चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, कार्डियक बीट चेक करते हैं, ये ब्रीदिंग चेक करते हैं, ये सब स्लो हुई होती हैं और ब्रीदिंग शैलो हुई होती है, तो पता लग जाता है कि द पेशेंट इज़ इन हाइपोटेंसिव कंडीशन या शॉक कंडीशन। फिर भी कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी वगैरह, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये करवाने पड़ते हैं। ब्लड शुगर चेक करना पड़ता है, कहीं शुगर तो लो नहीं हो गई, बाज़ औक़ात शुगर लो होने की वजह से भी मरीज़ सेमी कॉन्शियस या बेहोश हो सकता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में अमूमन एनीमिया निकलता है। चेस्ट एक्सरे में अगर एनीमिया पुराना है और अक्सर बीपी लो रहता है तो कार्डियक इनलार्जमेंट आएगी। इसी तरीके से ईसीजी में कुछ चेंजेस आती हैं, खुसूसन टी वेव चेंजेस आती हैं, जिससे हमें खदशा होता है कि मरीज़ के दिल की जो धड़कन है वो ना रुक जाए। इसी तरीके से सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोनेट्रीमिया निकलता है, यानी कि जो सोडियम होता है वो कम होता है। और ब्लड शुगर में बाज़ औक़ात ब्लड शुगर कम भी हो सकती है। और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है और कुछ मसला तो नहीं है। इसी तरीके से अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो बहुत आसान सी ट्रीटमेंट है। Whenever you receive a patient in your clinic with hypotensive condition or even in shock condition, first of all you have to place IV drip, intravenous drip with normal saline 0.9%, यानी नमकीन ड्रिप जिसको कहते हैं,
वो लगानी चाहिए ताकि जिस्म में सोडियम जाए, वाटर को रिटेन करे, वेजो कंस्ट्रक्शन करे और बीपी जो है ज़रा सा ऊपर हो जाए। और दूसरा, आईवी ड्रिप देने से हाइपोवोलेमिया भी पूरा होता है, यानी अगर जिस्म में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम है तो वो ये वाटर जब देंगे तो इससे भी काफ़ी बेहतर होता है। वरना रिंगर्स लैक्टेट वगैरह भी लगा सकते हैं और भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा, अगर ड्रिप की ज़रूरत है लगा दी, उसके बाद आप कैल्सीसैचेट्स पीने का कहें मरीज़ हो, ये एक रोज़ाना या सुबह शाम भी इवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दूसरे विटामिन के साथ मिनरल साल्ट्स होते हैं और पानी में मिलाकर शरबत की तरह पी लिया जाता है, तो फिर ये बीपी को ज़रा सा सपोर्ट करता है। इसी तरीके से मल्टीविटामिन्स वगैरह दें, ख़ुसूसन सरबेक्सी दे सकते हैं, मल्टीबायोंटा दे सकते हैं, थेराग्रान एम से मीन मिनरल्स, उसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं, वो दे सकते हैं। और इसी तरीके से साल्ट थेरेपी शामिल करें, अपने खाने में थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नमक ज़रा चाटें और कोई चीज़ नमक के साथ लगा कर खाएं तो इससे बीपी सस्टेन होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स अचानक सडन फॉल ऑफ बीपी में चला गया, शॉक में चला गया, बेहोश सा हो गया या हाइपोटेंसिव है और आप देख रहे हैं बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो आप उसके साथ कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स करें। मिसाल के तौर पर उसको फ़ौरन जिस जगह पर है वहीं पर लेटा दें, सर के नीचे से तकिया हटा दें ताकि दिमाग की तरफ खून की सप्लाई रहे, उसके पैर ऊपर की तरफ उठा दें, इसको हम एलिवेट द फुट एंड कहते हैं। मरीज़ के पैर ऊपर उठाने से क्या होता है कि पैरों की तरफ ब्लड सप्लाई कम जाती है और दिमाग की तरफ ज़्यादा चली जाती है, तो इससे मरीज़ ज़रा होश में आता है। और फिर इसी तरीके से मरीज़ का कार्डियक मसाज या CPR कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन CPR करने से ज़रा उसकी कार्डियक बीट मेंटेन हो जाती है, और या कार्डियक मसाज करने से बीपी जो है वो उसकी जो है कार्डियक बीट जो है मेंटेन हो जाती है, बीपी लो नहीं हो सकता और मरीज़ कुछ ना कुछ बेहतर महसूस करता है। तो कहने का मतलब ये है, लुब्बे लबाब ये है कि हाइपरटेंशन को जिस तरह आप एक खौफ की अलामत समझते हैं कि मरीज़ को स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, मरीज़ के लिए और कोई कंडीशन हो सकती है, नमनेस हो सकती है, क्वाड्राप्लीजिया, पैराप्लीजिया हो सकता है, हेमीप्लीजिया हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से हाइपोटेंशन को भी एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन के तौर पे ट्रीट करें। इसको हल्का ना लें, क्योंकि इसकी वजह से मरीज़ की डेथ भी वाक़या हो जाती है। तो उम्मीद है नाज़रीन, आज ये आपको हाइपोटेंशन का लेक्चर जो है वो काफ़ी समझ आ गया होगा। और जिन डॉक्टर साहब ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि आप हाइपोटेंशन के लेक्चर पर ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियो बनाएं, तो उम्मीद है कि आज आपको उनका मसला भी हल हो गया होगा। और ये बहुत कामन बताने को बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि वो फिर हमारे क्लास के लेक्चर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये तो हम पैरामेडिक्स के लिए इजी लेक्चर बना रहे हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स दें। आइंदा इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।